आज हम लोग 2025 की तैयारी के अगले वीडियो की तरफ चलते हैं, जो अपना चैप्टर नंबर 3 है और उसका नाम क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, या कह सकते हैं विद्युत धारा। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो भी पूछे गए हैं कब से, 2009 से लेके 2024 तक। ठीक है, 2009 से लेके 2024 तक सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे, आप भी साथ में कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करने वाले फॉर्मूले की, कौन कौन से फॉर्मूले आपको ज्यादा फोकस करके रखना है, जिससे क्वेश्चंस मतलब इन्हीं सारे फॉर्मूले से सारा का सारा क्वेश्चन बनेगा। तो एबीसीडी याद करने का काम नहीं करना है, करना क्या है अपने को, सारे के सारे क्वेश्चंस को, जो भी न्यूमेरिकल टाइप्स हैं या जो भी आपके फॉर्मूले, सबके फॉर्मूले याद रखने हैं और इसको सॉल्व करते हुए चलना है। तो चलिए कार्यक्रम में शुरू किया जाए। विद्युत धारा, करंट, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कहानी। सबसे पहले कुछ फॉर्मूले हैं जिनको आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे हो गया विद्युत धारा के लिए फॉर्मूला बहुत सारे हैं, आपको ओम के नियम हो गया, कंडक्टेंस, रेसिस्टिविटी, रेसिस्टेंस, कंडक्टिविटी। ठीक है, टेम्परेचर के साथ क्या फर्क पड़ता है, ये सारी चीजें। तो स्क्रीनशॉट लेते जाना है, थोड़ा सा हम पॉज देते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट, ये आपको याद रखना है, पिछले 2 साल से क्वेश्चन इससे नहीं पूछा है तो इसको याद रखिए। और खासकर जो बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, इसको यूज करना याद आना चाहिए, वरना ये टेबल तो ऐसे ही याद हो जाएगा। नेक्स्ट, आपको श्रेणी क्रम में पैरेलल ग्रुपिंग के अंदर विद्युत ऊर्जा क्या रहती है, कह सकते हैं बल्ब के केस में जब सीरीज या पैरेलल ग्रुपिंग होती है तो क्या कहानी होती है, ये वाला जो है ग्रुपिंग ऑफ सेल। ठीक है, इससे क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस कम रहेंगे, तो इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, विद्युत वाहक बल की कहानी, विभव मापी की बात करें, विभव मापी का उपयोग कहाँ किया जाता है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करें अपना सीरीज ग्रुपिंग के अंदर, जब 2 सेल्स की बात की जाती है तो सीरीज ग्रुपिंग के अंदर ये वाला जो इक्वेशन है इसका भी यूज हुआ है एक, तो वहां हम लोग दिखाएं कहाँ यूज किए, किरचॉफ्स का नियम क्या होता है, संतुलित व्हीटस्टोन के लिए कंडीशन क्या रहता है, मीटर सेतु क्या रहता है। ठीक है, वोल्ट मीटर और एमीटर के अंदर कई बार पूछा है आपसे कि आइडियल एमीटर या आइडियल वोल्ट मीटर के लिए प्रतिरोध कितना रहता है, तो इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं कंडक्टेंस या रेसिस्टिविटी या कंडक्टिविटी के टर्म में भी आपसे पूछा जा चुका है, इस टेबल का भी यूज हुआ है। और 2 मार्क्स वाले में, 1 मार्क्स वाले में तो नहीं, 2 मार्क्स वाले में इस वाली कहानी की, इसकी कहानी की खासकर इसका यूज किया गया है। तो वहां पे हम लोग ये भी देखेंगे कि डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज करके आप कैसे वो 2 मार्क्स का बना सकते थे, और लॉन्ग प्रोसेस से भी देखेंगे कि कैसे ये आता है फॉर्मूला। ओके, तो 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा तो वहां देखेंगे। तो फिलहाल आपको यहाँ याद रखना है कि जरूरी नहीं कि 2 मार्क्स में जो क्वेश्चन पूछा था वो 1 मार्क्स में नहीं पूछ सकता है, पूछ सकता है ना, तो हर एक को प्यार से याद रखने का। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा है, वैद्युत संबंधित किरचॉफ सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज रिलेटेड टू, वैद्युत संबंधित किरचॉफ का द्वितीय नियम संबंधित होता है। तो पहला नियम संबंधित होता है किसके संरक्षण के सिद्धांत से, आवेश के, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और सेकंड जो अपना लॉ होता है वो होता है एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, ऊर्जा के संरक्षण पे। तो कह सकते हैं किसका पूछा है, सेकंड के लिए पूछ रहा है। तो सेकंड के लिए द्रव्यमान नहीं, आवेश फर्स्ट के लिए होता है, और एनर्जी किसके लिए होता है, सेकंड के लिए। तो कह सकते हैं सिंपल था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यहां भी लिखे हैं फर्स्ट रूल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर, और सेकंड रूल किस पे होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। ऑलरेडी वो वाले पीछे जो टेबल था बड़ा सा बहुत सारा, उसके अंदर है आपको, तो ध्यान में रखेंगे। आंसर क्या हो जाए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण से। ये कब पूछा है, 2017 और 24 में। चलिए, 17 में क्या पूछा था, किरचॉफ का दूसरे नियम है, क्या है भैया, अभी जस्ट देखिए क्या है, किसके संरक्षण के हिसाब से, ऊर्जा संरक्षण का नियम के हिसाब से दिया था। और फर्स्ट लॉ किसके, आवेश संरक्षण पे। ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया अपना सेकंड। ठीक है, द्वितीय नियम इजी था, सेम टू सेम। नेक्स्ट, विभव मापी की सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए, ठीक है, टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर। तो इसके बारे में भी आपको टेबल में दिए हैं, ये कब पूछा है, 9 में, 16 में और 24 में। तो आपको क्या करना पड़ता है, यदि दोनों ऑप्शन रहे, ठीक है, पहला क्या है, इंक्रीज द लेंथ ऑफ द वायर, यहाँ लेंथ ऑफ इट्स वायर विल हैव टू बी इंक्रीज्ड। इसमें दूसरा ऑप्शन क्या है, बाय रिड्यूसिंग द करंट इन द मेन करंट। यहाँ पे देखोगे करंट इन इट्स वायर विल हैव टू बी रिड्यूस, इसके तार में धारा को घटाना होगा। तो यदि दोनों ऑप्शन रहे तो आप पहले वाले को प्रीफर करोगे,
ठीक है, यदि पहला वाला नहीं है तो दूसरे वाले पे जाएंगे। तो इसके हिसाब से इसका आंसर क्या होगा, लेंथ ऑफ इट्स वायर विल हैव टू बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द वायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सुग्राहिता बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, उसके वायर के लेंथ को इंक्रीज करना होता है। ठीक है, फोर्थ कह रहा है n इक्वल प्रतिरोध, मतलब n इक्वल रेसिस्टर्स आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम मिनिमम रेसिस्टेंस विल बी। n समान प्रतिरोध पहले श्रेणी क्रम में बाद में समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा। तो याद रखोगे, जब भी सीरीज में जोड़ा जाता है तो आपको R मैक्सिमम मिलेगा, और जब भी पैरेलल में जोड़ते हैं तो R मिनिमम मिलता है। कैपेसिटर केस में जस्ट उल्टा होता है, क्योंकि फॉर्मूला ही जस्ट उल्टा होता है। तो आपको किसका पूछ रहा है, अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात, मतलब R मैक्स बाई R मीन। तो क्या दिया है, n समान प्रतिरोध, ठीक है, n इक्वल रेसिस्टेंस। तो सिंपल सा मैक्सिमम की बात करते हैं, R मैक्स मतलब कौन सा होना चाहिए, सीरीज वाला। तो इसके लिए सिंपल सा जोड़ देंगे, सारे साइज सेम है, तो R1 प्लस R2 मतलब R प्लस R प्लस R प्लस कहां तक, n तक। तो इसका मतलब ये क्या हो जाता है, n R। और R मिनिमम की बात करते तो मिनिमम कब मिलता है, जब हम क्या निकालते, R पैरेलल निकालते, मतलब R पैरेलल। तो 1 बाई आर पी इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 डॉट 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 तक। तो कह सकते हैं 1 बाई R प्लस 1 बाई R प्लस 1 बाई R प्लस कहां तक, n तक। तो ये अपना क्या हो जाता है, n बाई R, 1 बाई आर पी इज इक्वल टू n बाई R। तो आर पी इक्वल टू क्या हो जाता है, यहाँ से आर पी इज इक्वल टू हो जाता है R बाई n। तो आर पी इक्वल टू क्या हो जाता है, R बाई n। तो आपसे क्या पूछा है, R मैक्स बाई R मीन। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो आपको मैक्सिमम मिलता है, और समांतर क्रम में क्या मिलता है तो R मैक्स बाई R मीन, R मैक्स की वैल्यू क्या है, NR, और R मीन की वैल्यू क्या है, R बाई n। R से R साफ, क्या बच गया, n स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, n स्क्वायर। ठीक है, वही R मीन बाई R मैक्स पूछता तो क्या होता, तब 1 बाई n स्क्वायर होता। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, n स्क्वायर। क्वेश्चन इजी है, फॉर्मूला याद है, सब बनेगा। ओके, तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट फिफ्थ, 40 वाट, two bulbs of 40 watt and 60 watt are connected in 220 volt source, the ratio of their resistance will be। दो दे के रखा है, जिसका आपको पावर दे के रखा है, 40 वाट और 60 वाट का दो बल्ब है। वाट किसका यूनिट होता है, पावर का। के दो बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से जुड़े हुए हैं, स्वाभाविक है ये दोनों कैसे जुड़े होंगे, समानांतर ही जुड़े होंगे। ओके, तो उनके प्रतिरोधों का अनुपात, तो सिंपल सा इस वाले फॉर्मूले को लगाएंगे, क्योंकि पोटेंशियल वहां सेम है और रेसिस्टेंस की भी यूज करना है अपने को। तो यहां से हम लोग क्या जानते हैं, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई R। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, P जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा R के। ठीक बात, तो पूछ क्या रहा है, प्रतिरोधों का अनुपात। सिंपल सा कह सकते थे R जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, 1 बाई सिंपल सा P के। तो यहां से यदि हम लिखते R 40 बाई R 60, समान विभव से जुड़े हुए हैं ना, दो बार 220 वोल्ट से जुड़ा हुआ है, तो यूज भी करते तो भी वाला कहानी क्या होता, आपस में ही कट जाता। तो R40 बाई R60 क्या हो जाता, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे अपना हो जाता P। तो कौन सा वाला, 60 वाला, तो 60 डिवाइडेड बाई 40। R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है P के, तो कह सकते हैं सिंपल सा यहाँ से कि P की वैल्यू क्या होती, R जिसको ऊपर रखे हो उसका P की वैल्यू कहाँ रखना पड़ेगा, नीचे। ये अपना ये से ये साफ क्या हो जाएगा, 3/2। तो R40 बाई R60 का अनुपात क्या हो जाता, 3/2। कितना इजी था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3/2। फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या रहा है, द रेसिस्टेंस ऑफ एनी वायर इज 500 ओम, इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी देखो, कंडक्टिविटी ठीक है 1 बाई रेसिस्टिविटी होता है। तो कंडक्टिविटी का यूनिट कभी भी पर ओम नहीं होता है। ओके, तो
तो रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा, कंडक्टिविटी का जो यूनिट होता है वो होता है पर ओम पर मीटर, ठीक। और यहाँ सारे के सारे किस में दिया गया, पर ओम में दिया गया, तो मतलब कंडक्टिविटी आप इससे नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन हिंदी मीडियम के हिसाब से चले तो विद्युत चालकता, तो चालकता कहाँ है, कंडक्टेंस उसको कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस रहता तो आंसर आता है इसका। तो कंडक्टेंस के हिसाब से यदि हम चलते तो कंडक्टेंस G इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1/r। तो 1/r मतलब 500। इट मीन्स इसको कह सकते हैं कितना हो जाएगा, 10 पे पावर 0.002 पर ओम, क्योंकि रेसिस्टेंस का ओम होता है, जस्ट उसका उल्टा है, तो पर ओम। तो हिंदी मीडियम के हिसाब से चलते तो इसका आंसर क्या होता, ये। और इंग्लिश मीडियम वालों के हिसाब से चलते तो उसका आंसर क्या होता, मतलब कह सकते हैं सिंपल सा, नन ऑफ दीज। तो ये किसके लिए आंसर होता है, इंग्लिश वालों के लिए, और हिंदी मीडियम वालों के लिए आंसर होता। तो आपको इसका आंसर रॉन्ग ऑप्शन करके आपको दिया जाता है इसको। तो 2024 में एक क्वेश्चन था जिसमें रॉन्ग ऑप्शन था, क्योंकि दोनों क्वेश्चन ही अलग है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्वेश्चन अलग, हिंदी मीडियम वालों के लिए क्वेश्चन अलग। उम्मीद करते हैं समझ में आया, ठीक है। ओके, तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा, ए नहीं होगा, मतलब हिंदी मीडियम वालों के लिए ए होगा और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए नन ऑफ दीज होगा। 7 की बात करते हैं, विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धारा, करंट यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ऑलरेडी केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोप्लेटिंग पढ़े होंगे, तो इसके लिए यूज किया जाता है डीसी करंट को, क्योंकि डीसी करंट एक डायरेक्शन में होता है, जबकि एसी करंट क्या होता है, कभी इधर कभी इधर, उसका डायरेक्शन चेंज होते रहता है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम लोग यूज करते हैं डीसी करंट को, याद रखना है, तो कह सकते हैं डीसी। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए अब बात करते हैं, आपका क्रैश कोर्स 15 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है, जिसका प्राइस रखा गया 499। तो आप लोग को यदि करना हो तो 499 में आप क्रैश कोर्स कर सकते हैं, जो आपको जनवरी 14-15 तक आपका कंप्लीट होगा। तो क्रैश कोर्स को उन्हीं चीजों को रखा गया है जो आपको एग्जाम में रेगुलर पूछे जाते हैं, चाहे 9 से लेके 2024 तक की कहानी। तो ऐसे चीजों को रखा गया जो रेगुलर पूछे जाते हैं, तो उनके ऊपर बेस्ड है, मतलब जो नहीं पूछा जा रहा है उन लोग को हटा दिया गया है। सिर्फ आपके मतलब कम समय में क्विक रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक में ये कोशिश किया गया कि कम से कम वीडियो हो, मैक्सिमम कोशिश करेंगे 10 से ज्यादा वीडियो किसी भी चैप्टर के अंदर ना हो, ठीक है। तो आप लोग यदि इंटरेस्टेड होंगे तो जस्ट 499 आप पे करोगे और आप इस कोर्स को बाई कर सकते हैं, जो 15 अक्टूबर से क्या है, स्टार्ट होने वाला है। ओके, या वीडियो आने तक यदि हो चुका होगा तो 499 क्रैश कोर्स के लिए यूज कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई के बीच का रिलेशन, यदि वेक्टर फॉर्म में बोलेंगे तो इसको हम लोग लिखते हैं VD वेक्टर माइनस ई वेक्टर ई टाउ बाई एम। एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ई का जो डायरेक्शन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट होता है। ओके, तो कभी आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा, VD इज इक्वल्स टू ई डिवाइडेड बाई एम। तो अपने को VD इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, VD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। तो सिंपल सा VD क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन जो होता है, संवहन वेग की जो दिशा होती है वो क्या होती है, एक दूसरे के विपरीत होती है, इसलिए वो वेक्टर फॉर्म में है और ये अपना क्या है, स्केलर फॉर्म में है। माइनस साइन को हटा देते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए 9th, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति, द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर इज। अभी जस्ट एक वर्ड की यूज किया था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अभी जस्ट यूज किया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, ड्रिफ्टिंग होती है, कहां, किसी भी कंडक्टर के अंदर। तो ड्रिफ्टिंग मतलब सिंपल सा कह सकते हैं अपसरित होता है इलेक्ट्रॉन। तो जैसे वर्ड है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ऐसे भी याद रहेगा, ड्रिफ्टिंग होगा इलेक्ट्रॉन का। तो 9th का आंसर क्या हो जाएगा, सी। स्क्रीनशॉट लेते जाना है।
नेक्स्ट कह रहा है टू रेसिस्टेंस आर एंड टू आर कनेक्टेड इन सीरीज, ओके, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज का मतलब क्या, ऐसा ऐसा, ओके। द थर्मल एनर्जी डेवलप्ड इन आर एंड टू आर विल बी इन दी रेशियो, मतलब दो प्रतिरोध जो है आर और टू आर को एक विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, ठीक है। आर और टू आर में उत्पन्न उष्मीय ऊर्जा का अनुपात क्या होगा, देखो ये मान लिया आर है, ये अपना क्या है टू आर है, तो दोनों के लिए कॉमन क्या होगा, सीरीज के केस में क्या कॉमन होता है, करंट की वैल्यू, मतलब सिंपल सा कह सकते हैं जितना आई इससे जाएगा वही आई यहां निकलेगा, वही आई यहां निकलेगा, ठीक बात है। तो हम लोग को पता है हीट जो होता है वो क्या होता है आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, आई स्क्वायर आर टी। तो यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं, सिंपल सा, हमारा आई की वैल्यू सेम, टी की वैल्यू, एच जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, आर के। तो यदि हम लिखते किसका किसका रेशियो, आर और टू आर का, था एच आर बाई एच टू आर, इस साइड से क्या होता आर, मतलब सिंपल सा आर इसके लिए आर और इसके लिए टू आर, तो ये क्या हो जाता है 1/2। तो एच आर बाई एच टू आर इक्वल्स टू क्या होता है 1/2। तो 1/2 कौन सा है, ए। तो 10th का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। एकदम ध्यान में रखना है, नहीं चाहते हो तो डायरेक्ट पूरा ही यूज कर लो, आई स्क्वायर आर टी, ऐसे यूज करते हैं इसको, आई स्क्वायर आर टी डिवाइडेड बाई आई स्क्वायर इंटू टू आर इंटू टी, टी से टी, आई स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, आर से आर कट गया, तो ऐसे भी 1/2 लिखते। यदि आप इस चीज को समझ सकते हो तो ज्यादा आसान रहेगा, ठीक है, जिससे मतलब उसको रखे और कांस्टेंट वाले को क्या कर लिए, अलग कर लिए। तो ये होगी कहानी 10th की, 10वें नंबर की, ओके। तो 10 के बाद आता है 11। इफ एन एमीटर इज शंटेड देन द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट, जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध, एमीटर को जो शंट किया जाता है उस समानांतर क्रम में शंट किया जाता है, मतलब रेसिस्टेंस को क्या किया समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अभी जस्ट पीछे देखे थे, जब समानांतर क्रम में दो प्रतिरोध होते हैं तो जो रेसिस्टेंस की वैल्यू होती है वो क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। तो कह सकते हैं तो परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या कर जाएगा, अभी देखे थे ना आर मैक्स और आर मीन पीछे अभी जस्ट, तो क्या करेगा, घटेगा। तो 11 का क्या हो जाएगा आंसर, बी। नेक्स्ट आदर्श एमीटर का प्रतिरोध, अभी जस्ट बोले थे एमीटर वोल्ट मीटर के टेबल के केस में, क्या आप इसका याद रखिए कि आदर्श एमीटर, आइडियल एमीटर, आइडियल वोल्ट मीटर के लिए प्रतिरोध क्या होता है। और ऐसे भी याद रखने का दूसरा आसान सा तरीका होता है अपना, एमीटर और वोल्ट मीटर, एमीटर अल्फाबेट में पहले आता है तो 0, वोल्ट मीटर बाद में आता है तो इनफाइनाइट। तो एमीटर के लिए पूछा है, अमीटर के लिए पूछा है एमीटर, एमीटर के लिए क्या होगा 0। कितना आसान है याद रखना, अल्फाबेट में ए पहले भी बाद में, इसलिए 0 पहले इनफाइनाइट बाद में, कर लिए काम, ठीक है। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए 13 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर मोबिलिटी, मोबिलिटी इक्वल्स टू क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब वी डी अपॉन ई, ऑलरेडी फॉर्मूला मिल जाएगा। तो 13 का क्या आंसर होगा, ए, फॉर्मूला के लिस्ट में मिल जाएगा ये। एम्पियर आवर इज द यूनिट ऑफ, एम्पियर घंटा किसका यूनिट होता है, एम्पियर मतलब करंट और आवर मतलब किस चीज का यूनिट होता है, टाइम का, यही है ना। एक फॉर्मूला पढ़े होंगे I इक्वल्स टू क्यू बाई टी, तो क्यू इक्वल्स टू क्या होता है I इंटू टी, आई करंट, टी टाइम, करंट इंटू टाइम, किस चीज का यूनिट होगा क्यू, क्यू क्या है आवेश, चार्ज, तो आवेश का। 14 का क्या हो जाएगा आंसर, बी। नेक्स्ट 15 निम्नलिखित से धारा घनत्व के लिए कौन सही है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। तो करंट पर यूनिट एरिया कौन सा है, ये वाला बहादुर है, तो कह सकते हैं 15 का बी। चलिए आगे चलते हैं 16 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सही है। ओके वाट, वाट मतलब क्या होता है पावर का, पावर क्या होता है वर्क अपॉन टाइम, वाट किसका यूनिट है पावर का, तो पावर क्या होता है वर्क अपॉन टाइम, कार्य बटे समय, और कार्य का क्या होता है जूल और समय का होता है सेकंड, तो जूल पर सेकंड। तो क्या हो जाएगा आंसर 16 का ए।
मतलब फॉर्मूला यदि याद है तो आप इजी रहता है हर एक चीज। तो फॉर्मूला याद रखिए, 16 का क्या हो जाएगा ए। चलिए आगे चलते हैं 17, कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टेंस फॉर ब्लू कलर, मतलब ब्लू कलर के लिए क्या पूछ रहा है, नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड क्या होगा। तो इसके लिए एकदम ये याद रखोगे, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, ये याद रखना है, आपको पढ़ाया भी क्या होगा। और इसको यदि याद रखो तो इसके नंबर को याद रखो, सबसे पहले को 0 1 2 3 4, जो भी क्या कहते हैं येलो से लिखा गया उसी को सिर्फ नंबर देना है। और देखो कैपिटल में लिखा गया सबको, 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब देखो इसका टेबल में देखोगे, बी से ब्लैक, दूसरे वाले बी से ब्राउन, आर से रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, जी से ग्रीन, बी से ब्लू, बी से वायलेट, और जी से क्या हो जाएगा अपना ग्रे, और डब्ल्यू से व्हाइट, ठीक है। तो ये याद है, थोड़ा सा 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे याद रहेगा। तो अपना किसका पूछ रहा है, ब्लू का। ब्लू कहां पे है, 6 वाले पे, देखो यहां पे है ना ब्लू 6 के साथ है, याद है, थोड़ा सा 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे याद हो जाएगा कोई। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका। फिलहाल अभी 2 साल से 23 और 24 में इससे क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो प्रोबेबिलिटी है कि आपको पूछे। थोड़ा सा इस पे और अच्छे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। नॉर्मली बिहार बोर्ड अच्छा क्वेश्चन तो उस लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा जैसे पूछना चाहिए, एक भी क्वेश्चन थोड़ा रहे, सिंपल सा टेबल ही पूछ रहा है। नेक्स्ट 17 का क्या हो जाएगा, डी। 18 कार्बन प्रतिरोध में हरे रंग का, ठीक है। तो ये वाला टेबल वापस से 0 1 2 3 4 5 6 किसके लिए पूछ रहा है, ग्रीन। ग्रीन कौन से होता है, 5 पे, ये होता 5 के लिए। तो टेबल देखेंगे तो देखो 5 पे है ग्रीन, यहां है ना, तो क्या हो जाएगा आंसर 5। तो ये याद रखना, 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेना, बात खत्म, पैसा हजम। नेक्स्ट कार्बन प्रतिरोध में किसका कलर कोड पूछ रहा है, येलो। मिला लो, 0 1 2 3 4, येलो के लिए कौन सा 4, देखो येलो के लिए 4, मजा आ गया 4, बात खत्म। ओके 19 का क्या हो जाएगा आंसर, डी। चलिए, Which of the following is correct for the resistivity of a material? मटेरियल के रेसिस्टिविटी के लिए इनमें से कौन सही है। सबको पता है, रेसिस्टेंस का सब याद करते हैं, गलती करके नहीं आना है। रो एल अपॉन ए, ये रेसिस्टेंस के लिए, रेसिस्टेंस के लिए, रेसिस्टिविटी के लिए या प्रतिरोधकता के लिए आपको नहीं पूछा रहा है, ठीक है। किसके लिए पूछा है, रेसिस्टिविटी के लिए। तो कह सकते हैं सिंपल सा, रेसिस्टिविटी कौन होता है, ये है रो। तो रो इक्वल्स लिखते तो क्या लिखते, इस साइड को रो कर रहे हैं तो इस साइड ले होता आर ए अपॉन एल। तो आर ए अपॉन एल, आर ए अपॉन एल, बीस का आंसर क्या होता है ए। तो आंख बंद करके नहीं चलना है कि भैया आर इक्वल्स टू रो, सिंपल सा क्या है रो एल अपॉन ए, तो एल अपॉन ए जिसमें भी है उसमें चिपका दिया, एल अपॉन ए इसमें है इसमें चिपका दिया, ऐसा नहीं करना है। जो पूछ रहा है उसी को फोकस करना है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, आर इक्वल्स टू इतना होता है तो रो इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, उस साइड चला जाएगा आर ए अपॉन एल, ठीक है। आज की यूनिट की बात करते तो रेसिस्टेंस का क्या होता है ओम, और इसका हो जाता है मीटर। अभी जस्ट देखे थे पीछे भी था ओम मीटर रेसिस्टिविटी का। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा ए। 21 कह रहा है वोल्ट मीटर मेजर करता है। वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है, वोल्टेज करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस करेगा। तो कह सकते हैं सिंपल सा पोटेंशियल डिफरेंस। देखो ए मीटर जो है कैसे लगा हुआ था, थोड़ा और क्वेश्चन पे फोकस करते हैं पिक्चर के हिसाब से। ए मीटर हमेशा सीरीज में लगा रहता है, ओके। अब वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल लगता है। तो वोल्ट मीटर इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा, जबकि ए मीटर क्या बताएगा, करंट की वैल्यू आई की वैल्यू बताएगा, जबकि ये क्या बताएगा, वोल्टेज बताने वाला है। तो करंट सर्किट में क्या पास करेगा वो ए मीटर बताएगा, और वोल्ट मीटर क्या बताएगा आपको कि भैया कितना वोल्टेज है दो टर्मिनल के बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, 21 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए 22 की बात करते हैं। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल की इकाई। देखो यहां पे बल लिखा हुआ है तो डाउट नहीं जाना कि बल है तो मतलब न्यूटन हो जाएगा,
न्यूटन ऑप्शन दिया है, दिया भी है, बहुत समझदार है। तो बल है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ जो है वो बल नहीं है, वो पोटेंशियल डिफरेंस ही है या वोल्टेज ही कह सकते हैं। सेल के केस में ईएमएफ की हम लोग बात करते हैं, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्ट रहेगा। याद रखना है 22 का क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट कह रहे टी समय तक धारा आई के प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न उष्मा होती है। जस्ट आपको पता है, अभी लिखे थे ना, आई स्क्वायर आर टी, जो हीट होता है आई स्क्वायर आर टी होता है, आई स्क्वायर आर टी, इसको तो याद रखना है। चलिए, तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। 24 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है, तो जिसकी कंडक्टिविटी अच्छी होगी वो बेस्ट कंडक्टर कहलाएगा, जिसकी रेसिस्टिविटी सबसे कम होगी वो अच्छा कंडक्टर कहलाएगा। तो देखोगे तो रेसिस्टिविटी सबसे कम किसकी है, सिल्वर की, और कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी है, वो भी सिल्वर की। तो क्या हो जाएगा अपना, तो कंडक्टिविटी जिसकी ज्यादा वो अच्छा कंडक्टर कहलाता है, जिस कह सकते हैं जिस कंडक्टिविटी जिसकी सबसे कम वो बैड कंडक्टर कहलाता है। ठीक है, तो चलिए कहानी में आगे चलते हैं। तो 24 का क्या हो गया आंसर, ए। 25 प्रतिरोध के समानांतर क्रम में निम्न में कौन राशि समान रहती है। ये एकदम क्लियरली टेबल जो शुरुआत में बताया ना उसके अंदर क्लियरली लिख के रखे हैं। यदि श्रेणी क्रम होता है तो वहां पे धारा जो होती है, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो समान रहता है, जबकि जो पोटेंशियल होता है, विभवांतर होता है, वो अपना क्या होता है, अलग अलग रेसिस्टेंस के लिए अलग अलग होता है। जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है, जो धारा होती है वो अलग अलग होती है, अलग अलग रेसिस्टेंस के लिए, लेकिन वहां पे जो सेम रहता है वो पोटेंशियल रहता है, मतलब विभवांतर। तो कह सकते हैं प्रतिरोध के समानांतर क्रम में निम्न में से कौन सी राशि समान रहती है, तो स्वाभाविक पोटेंशियल समान रहती है। और करंट क्या होता है, करंट डिफरेंट होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हैं। ये करंट की वैल्यू क्या होती है, सीरीज में जब रहेगा तो करंट सेम रहेगा, और पैरेलल में जब रहेगा तो पोटेंशियल सेम रहेगा, इतना ध्यान में रखना है। तो 25 का ए। 26 पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज, पावर क्या होता है, नहीं याद रहता है तो कम से कम इतना याद रखना है, पावर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन टाइम। इसको हम लोग लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर टी डिवाइडेड बाई टी, ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर। है क्या, नहीं है, किसके टर्म में, वोल्ट के टर्म में, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, आई स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, तो ये हो जाएगा आई आर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। V इक्वल्स टू आई इंटू आर होता है तो वी स्क्वायर बाई आर लिख सकते हैं। मतलब एक फॉर्मूला याद है, पावर का 11th का 9th का जो याद है उसी को यूज करके आप सारे फॉर्मूले को यहां पर यूज कर लिए, तो वी स्क्वायर बाई आर। तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, तो 26 का सी। चलिए 27 फिर से वही कलर कोड वाला 2020 में पूछा है, किसका पूछा है, लाल रंग का, रेड कलर का पूछा है ना, रेड कलर का। तो 0 1 2 यही ना, आर फॉर रेड। ठीक है, तो रेड के लिए कितना 2, तो रेड के लिए 2, कितना आसान है, तो रेड के लिए 2, 27 का 2। ओके ओके, तो 27 का क्या हो जाएगा, बी। 28 किलोवाट आवर, KWH मात्रक है, यूनिट है, किसका, इसका। देखो पूरा ही अच्छे से समझो, नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि ये पूछे कि 1 किलोवाट आवर बराबर कितना, मात्रक तो छोड़ो, कितना, इतना। देखो तो किलो वाट आवर, किलो का मतलब 10 पे पावर 3, वाट अभी जस्ट लिखे थे, पावर का होता है मतलब वर्क अपॉन टाइम, तो लिख सकते हैं वर्क तो जूल, और टाइम का सेकेंड, और आवर टाइम का होता है, तो एक आवर में कितने मिनट, 60 मिनट, और एक मिनट में 60 सेकंड, तो 1 आवर इक्वल्स टू लिख सकते हैं 3600 सेकेंड। तो ये सेकेंड से ये सेकेंड साफ, तो ये क्या मिल गया अपने को, 3600 इंटू 10 पे पावर 3 जूल। तो अपना तो काम चल गया भैया। जूल किस चीज का यूनिट होता है, ऊर्जा का, एनर्जी का, और कितने
बराबर, इसको और लिखते तो लिखते 3.6 इंटू 10 पे पावर 3 और 3 6 जूल। तो ये भी याद रखना है कि 1 किलो वाट आवर कितने जूल के बराबर, तो भैया इतने जूल के बराबर। ठीक है, सही है। तो 28 का क्या हो जाएगा, ए। चलिए 29, 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़े जाए तो उनकी सम्मिलित शक्ति क्या होगा। किसमें जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में। थोड़ा सा दिमाग में फॉर्मूला को फिट करोगे, एक लाइन में बन जाएगा। यदि सीरीज की बात करते, पीएस लिखे है ना, तो सीरीज कॉम्बिनेशन, और पीपी लिखे है तो पावर किस में, पैरेलल में। ठीक है, तो इसमें कैसे जोड़ा गया है, सीरीज में। सीरीज के लिए क्या होता है फॉर्मूला, 1/PS इक्वल्स टू 1/S सिर्फ डिनोट करता है सीरीज को, और P का जो छोटू वाला P लिखे हैं वो डिनोट करता है पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। तो सीरीज के लिए क्या होता है, 1/P इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू लिखते हैं 1/P1, दो ही है ना, 1/P2। तो 1/P1 मतलब 60 प्लस 1/P2 मतलब 40। ये अपना क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 120, 2 और ये हो गया 3, मतलब लिख सकते हैं 5/120। तो 1/P इक्विवेलेंट, तो P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू लिख सकते हैं 120 डिवाइडेड बाई 5, और इसको काटा जाएगा तो हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 चौक 20। ठीक है, और पावर है तो क्या हो जाएगा, यूनिट वाट, तो 24 वाट। यदि ये दोनों फॉर्मूला याद था, यदि नेक्स्ट टाइम यदि आपको पैरेलल के भी पूछता तो सीधा सीधी क्या करते, जोड़ देते। तो क्या हो जाएगा 24 वाट। ध्यान रहेगा, फॉर्मूला बेस्ड। अदरवाइज जब आप डिटेल में जाएंगे तो डिटेल की बात करेंगे इसके अंदर। तो 29 का क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट बात करते हैं 30 की। एट कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज हाफ, मतलब V1 इज इक्वल्स टू V2 इज इक्वल्स टू V, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज हाफ। मतलब R1 की वैल्यू है यदि R, तो R2 की वैल्यू क्या है, R/2। ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड विल बी, तो अब हीट जो प्रोड्यूस्ड होगा, मतलब कह सकते हैं वो H2 क्या होगा, किसके रिस्पेक्ट में, डैश H1 के रिस्पेक्ट में। तो कितना हीट, पहले वाले के ही रिस्पेक्ट में ना कोई भी काम होता है, या सिंपल सा कह सकते थे इसको H2/H1 की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। ओके, तो अपने को पता है पोटेंशियल सेम कह रहा है और रेसिस्टेंस अलग अलग है, और दोनों क्या है इतना, द रेसिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हाफ द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो सिंपल सा पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में हमारा कौन सा फॉर्मूला होता है, V² R × T। ओके है, तो यहां से हम लोग बात करते हैं, चलिए हीट के लिए बात करें, H2/H1 इज इक्वल टू H2 को क्या लिखते हैं, V² R, मतलब तो इसको डायरेक्टली भी लिखना चाहते तो H जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के, मतलब इसको V की वैल्यू कांस्टेंट है, T की वैल्यू क्या है, दोनों में सेम ही टाइम तक करंट फ्लो करेगा। तो यहां से हम लोग लिख सकते थे H जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, R के। तो यहां से हम लिख सकते थे H2 के लिए, तो यहां क्या हो जाता, H2 के लिए यहां हो जाता अपना R2, और H1 के लिए ऊपर चला जाता R1। तो R1 की वैल्यू कितनी है R, और R2 की वैल्यू है R/2, तो R1/, ठीक है यही कह रहा है ना। तो ये अपना क्या हो जाएगा, R1 की वैल्यू है R और ये है R/2, तो ये क्या हो जाएगा 2। तो कह सकते हैं इन दोनों का रेशियो किसके, 2 गुना डबल कह सकते हैं ना। तो H2 इज इक्वल टू, तो क्या लिखते 2H1, तो कितने हो जाती, डबल। एकदम सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड ही तो पूछ रहा है आपसे। तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट बात करते हैं 31 की। कह रहा है द करंट फ्लोइंग इन ए वायर इज 1 एम्पियर, मतलब करंट का मतलब है आई आपको दे दिया गया है 1 एम्पियर। ठीक है, इफ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6, मतलब Q की वैल्यू आपको दे दिया गया है 1.6 इंटू 10 पे पावर -19 कूलम। ओके, देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू द वायर पर सेकेंड, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है पर सेकेंड, पर यूनिट टाइम, ये क्या होगा, यही पूछ रहा है। ठीक है,
तो चलिए हम लोग इन सब के बीच में रिलेशन की बात करते हैं। तो Q इज I इज इक्वल्स टू क्या होता है, Q अपॉन T होता है। तो यदि नंबर ऑफ पर सेकंड का है तो ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं, सिंपल सा n क्या होगा, और 1 सेकंड के लिए बोला था T इज इक्वल्स टू 1, यही रख लेते हैं, ज्यादा अच्छा है। तो हम लोग क्या जानते हैं, I इक्वल्स टू Q बराबर क्या होता है, n इंटू ई डिवाइडेड बाई टी। तो n बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू टी डिवाइडेड बाई ई। तो I की वैल्यू कितनी है 1 एम्पियर, T की वैल्यू कितनी है T की वैल्यू 1, और E की वैल्यू तो अपने को पता है कितनी होती है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। तो इस सबकी वैल्यू को पुट करते तो n इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, I 1 T 1 और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। तो इसको सॉल्व करेंगे 10 पावर 18 के टर्म में कुछ आएगा तो कौन सा आएगा 6.25 इंटू 10 पावर 18। ये हो जाएगा, सॉल्व कीजिएगा 6.25 इंटू 10 पावर 18। ठीक है, तो 1 कूलम, पहले वाले चैप्टर के अंदर भी 1 कूलम ऑफ चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन चार्ज के बराबर होता है, तो इतने ही इलेक्ट्रॉन चार्ज के बराबर होता है 1 कूलम चार्ज भी। तो सिंपल सा कह सकते हैं 6.25 इंटू 10 पावर 18। इजी था, फॉर्मूला बेस्ड, तो आप पहला चैप्टर को भी यूज कर लिया। तो 31 का क्या हो जाएगा बी। चलिए 32 कह रहा है द करंट ऑफ 3.2 एम्पियर। देखिए ये जस्ट पीछे जो बना है सेम टू सेम कहानी है इसकी भी। तो आप बताइए, थोड़ा सा हम भी वेट करते हैं कि कौन सा ऑप्शन आएगा। एकदम साफ साफ पूरा क्वेश्चन देखिए। ठीक है, चलिए अब हम भी शुरू किया जाए। तो कह रहा है करंट की वैल्यू, आई की वैल्यू कितनी 3.2 एम्पियर, ओके, और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग पर सेकेंड, मतलब T इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड, ओके। द करंट ऑफ इतना एम्पेज फ्लोइंग इन ए कंडक्टर, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग थ्रू पर सेकेंड इन ए गिवन क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर विल बी। ठीक है, तो पूछ रहा है सिंपल सा। चलिए, तो यहां से हम लोग क्या जान रहे हैं, अपने पास क्या होता है I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। तो Q इक्वल्स टू N इंटू ई डिवाइडेड बाई टी आई। तो N इक्वल्स टू क्या हो जाएगा I इंटू टी बाई ई। आई की वैल्यू कितनी 3.2, तो N इक्वल्स टू 3.2 इंटू टी की वैल्यू 1 सेकेंड के लिए, और E 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19। ये 2 टाइम्स में कट गया तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 पे पावर 19। एकदम उससे भी ज्यादा आसान था, इसमें तो और भी कुछ जो गुना भाग नहीं करना पड़ा। तो क्या हो जाएगा 32 का आंसर ए। इजी था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 33। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। देखिए टेम्परेचर के बढ़ने से, तापमान के बढ़ने से किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। तो कह सकते हैं जो अपना स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होता है, ओके, वो क्या होता है टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ता है। तो कह सकते हैं इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। हमेशा याद रखेंगे प्रतिरोध हो, ठीक है, या विशिष्ट प्रतिरोध हो, दोनों जो होता है टेम्परेचर के साथ बढ़ने से बढ़ता है। जबकि अपना जो सेमीकंडक्टर की यदि हम बात करें तो उसमें उल्टा होता है। अर्धचालक में क्या होता है टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका प्रतिरोध क्या होता है कम होता है। तो यहाँ पे क्या होगा बढ़ेगा। तो 33 का क्या हो जाएगा आंसर ए। 34 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर, करंट का होता है यूनिट एम्पियर। तो 1 एम्पियर इक्वल्स टू क्या होगा Q अपॉन टी, मतलब कह सकते हैं कूलम अपॉन सेकेंड। तो कूलम बाय सेकेंड। ये सब तो एकदम बच्चा वाला फॉर्मूला है। 34 का ए। 35 क्या द अलजेब्रिक सम ऑफ चार्जेज इन पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज लूप इन ए सर्किट इन्वॉल्विंग रेसिस्टेंस एंड सेल इन ए क्लोज लूप। किसी बंद परिपथ के किसी लूप के विभिन्न बिंदुओं के बीच के विभवांतर का बीजगणितीय योग प्रतिरोध और सेलों को शामिल करते हुए क्या होगा सेकेंड रूल। सेकेंड रूल के हिसाब से क्या हो जाएगा अपना 35 का सी। बंद परिपथ है ना, इसलिए क्लोज लूप के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा था ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए मेटेलिक क्यूबाइड आर इक्वल। ब्रेथ और हाइट, चलिए ये हो गया ब्रेथ, ये और हाइट, ये दोनों इक्वल है ऐसा मान लिए। कह रहा है ना
धातु के बने किसी घनाभ की चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है, और कह रहा है एंड द लेंथ ऑफ द क्यूबाइड इज ट्वाइस दैट ऑफ इट्स ब्रेड्थ, मतलब लंबाई जो है चौड़ाई की 2 गुनी है। ये इसकी लंबाई, ये कह रहा है इसका 2 गुनी है। ठीक है, क्वेश्चन इतना कह रहा है, और कह रहा है रेशियो ऑफ द मैक्सिमम मिनिमम रेसिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल फेसेस। अब कह रहा है मैक्सिमम एंड मिनिमम रेसिस्टेंस का रेशियो आपको पूछ रहा है, मतलब समांतर सतहों के बीच महत्तम और लघुत्तम प्रतिरोधों का अनुपात होगा, क्या होगा। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम को। हमने क्या किया, सबसे पहले इसके लिए ये जो वाला है सतह और ये सतह, इन दोनों से हम यदि रेसिस्टेंस की बात करें तो क्या होगा, दोनों निकालेंगे, मतलब अब कौन मैक्सिमम कौन मिनिमम आप खुद डिसाइड कर लेंगे। यदि इस फेज के लिए, ये अपना फेज कौन सा, मान लीजिए ए है और ये अपना बी वाला फेज है, मतलब ये फेज ए ये फेज बी, तो यहां के लिए रेसिस्टेंस यही कह रहा है ना, प्रतिरोधों का अनुपात। तो हम लोग को पता है R इक्वल्स टू क्या होता है, R इक्वल्स टू होता है रो L अपॉन A, पता है। ठीक है, तो इस वाले के लिए बात करें, AB के लिए बात करते हैं, तो इसके लिए लेंथ कितना हो जाएगा, ये लेंथ मतलब 2A लेंथ हो जाएगा, L कितना हो जाएगा 2A, क्योंकि यही ना लेंथ इसका होगा। और इसके एरिया की बात करें, क्रॉस सेक्शनल एरिया की, तो एरिया इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो ये वाली सतह का एरिया, यही क्षेत्रफल होगा इसका, क्रॉस सेक्शनल एरिया यही होगा, तो A इंटू A मतलब A स्क्वायर। चलिए हम लोग पहला निकाल लेते हैं, R1 इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, रो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2A डिवाइडेड बाई A की वैल्यू A स्क्वायर, स्क्वायर से A साफ, तो क्या बच गया 2 रो अपॉन A। R1 निकल गया। अब दूसरे केस में क्या करते हैं, दूसरे केस के लिए हम लोग इन दोनों के बीच में कर लेते हैं, किसकी कहानी है, 2A की कहानी हो गई। अब चलो हम इसके और इसके बीच में, ये B हो गया, ये C और ये अपना D वाला, ठीक है, इन दोनों के बीच में करते हैं। तो इसके लिए हम लोग सिंपल सा CD के लिए लिखते, तो क्या लिखते, C से D तक की सबसे पहले L, C से D ये मतलब इसकी लंबाई, मतलब लेंथ क्या हो जाएगा यहाँ पे A, ओके। और इसके एरिया की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें, तो अपना इसका एरिया क्या होगा, ये वाला एरिया, तो ये वाला एरिया क्या होगा, ये है अपना 2A और ये क्या है A, तो ये क्या हो जाएगा 2A इंटू A मतलब 2A स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से आ जाते हैं R2 इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A, तो L की वैल्यू है A यहाँ पे और एरिया की वैल्यू है 2A स्क्वायर, स्क्वायर से ये A साफ, तो R2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा रो बाई 2A। अब इन दोनों में आपको कौन लग रहा है कि कौन मैक्सिमम कौन मिनिमम, देख के ही पता चल रहा है भैया, ये जो आएगा ये आएगा आपका मैक्सिमम और ये जो होगा वो क्या होगा मिनिमम। रो बाई ए दोनों में कॉमन है, ये 2 टाइम्स है, ये हाफ है उसका, तो स्वाभाविक साहब किसका पूछ रहा है, महत्तम और लघुत्तम। तो महत्तम मतलब R1, लघुत्तम मतलब R2। R1 की वैल्यू है 2 रो अपॉन A डिवाइडेड बाई रो बाई 2A, ठीक है, रो अपॉन 2A। तो यहां से देखा जाए तो इसको हम लिख सकते हैं बाई A इंटू 2A डिवाइडेड बाई रो, रो से ये काट गया, इससे ये कट गया, मतलब ये आ गया कितना 4, तो R1 बाई R2 इज इक्वल्स टू क्या आया 4। तो इस क्वेश्चन को कह सकते हैं अच्छे क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा खूबसूरत क्वेश्चन, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आया कि क्या किए, सिंपल सा R निकाल दिए, फॉर्मूला पता है रो L अपॉन A की कहानी, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 4। इजी था, आराम स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और सारे के सारे क्वेश्चंस को, मतलब जैसे आप ऑब्जेक्टिव बनाते तो हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके भी कीजिए, कि सॉल्व करने से क्या होगा आपका फॉर्मूला का रिवीजन होगा, साथ में क्या होगा, साथ में क्या होगा
एक्यूरेट पता चलेगा, कम से कम ABCD की कहानी तो नहीं रहेगी कि अच्छा इसका A, इसका B, इसका C। ये बिल्कुल नहीं करना। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, समझिए और एग्जाम जाइए। देखिए हर एक क्वेश्चन आपका मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में जो 2026 से पूछेगा वो पक्का वाला बनेगा। चलिए स्क्रीनशॉट देखते जाइए। 36 का क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट 37 यूनिट ऑफ मोबिलिटी। मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कह सकते हैं म्यू इक्वल्स टू VD अपॉन E। अब इसी को यूज करेंगे, बना लेंगे। हमारा क्या होता है? म्यू इक्वल्स टू VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। और इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र का यूनिट F/Q, फोर्स पर यूनिट चार्ज। इसको और लिखते तो क्या लिखते? मीटर पर सेकेंड इंटू Q/F। तो फॉर्मूला होता है Q/F, या इसको कह सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम रहता है फॉर्मूला। तो मीटर पर सेकेंड और Q के लिए हमारा क्या हो जाता है? एम्पियर इंटू सेकेंड, और फोर्स के लिए न्यूटन। तो सेकेंड से सेकेंड साफ, तो क्या मिल गया? एम्पियर मीटर डिवाइडेड बाय न्यूटन। एम्पियर मीटर डिवाइडेड बाय न्यूटन। तो फॉर्मूला याद है, फटाक से निकाल लिए। ओके, तो चलिए 37 का हो गया ए। नेक्स्ट 38 चार्ज ऑन द कंडेंसर इन द सर्किट शो इन द फिगर। ठीक है, ये कंडेंसर दिख रहा है 6 माइक्रोफैराड का। इसके अंदर क्या पूछ रहा है? चार्ज। ओके, तो ये जो रेसिस्टेंस है वो कैसे जुड़ा हुआ है? सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो सिंपल सी बात है, यहां से जितना करंट आएगा वही करंट यहां से निकलेगा, वही करंट यहां जाने वाला है, यही ना होने वाला है। तो यदि हम लिखते पोटेंशियल इसका लिखना चाहते तो क्या होता है? इसका पोटेंशियल मान लीजिए V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है, इस दोनों पॉइंट के बीच का। ठीक है, और करंट क्या पास कर रहा होगा? क्योंकि सीरीज में है तो I करंट पास कर रहा होगा। ओके, तो इस दोनों का पोटेंशियल जो होगा वो किसके बराबर होगा? विभवांतर जो होगा दोनों का, इसका और इसके कारण, वो 12 वोल्ट के बराबर होगा। क्योंकि पता है सीरीज के केस में आपको करंट सेम होता है और पोटेंशियल क्या होता है? डिफरेंट होता है। ऑलरेडी क्लियर किया है पहले। तो यहां से यदि हम लिखना चाहते तो क्या लिखते? पोटेंशियल V इक्वल्स टू क्या होता है? I इंटू R। तो यहां से हम लोग लिखना चाहते कि जो हमारा 12 वोल्ट होगा वो किसके बराबर होगा? करंट क्या जा रहा है? I। तो I इंटू 3, V इज इक्वल्स टू I इंटू R। तो I इंटू रेसिस्टेंस कितना है? 3। तो इसको लिखते 3I प्लस इसके कारण तो 9 इंटू I, V1 प्लस V2। ऐसे थोड़ा सा और लिख लेते हैं। V1 प्लस V2 के बराबर होता। तो ये V1 क्या हो जाता? 3I, और प्लस V2 कितना हो जाता? 9I, 12। तो 12 इज इक्वल्स टू कितना? 12I। तो I इज इक्वल्स टू कितना हो जाता? 12 अपॉन 12 मतलब 1 एम्पियर। निकल गया। ठीक है, यहां हमने करंट निकाला है। हमने क्या नहीं, उनको पूछा क्या जा रहा है? आवेश पूछा जा रहा है, चार्ज पूछा जा रहा है। तो चार्ज के लिए कौन सा फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे? अपने को C दे के रखा है कितना? 6 माइक्रोफैराड, यही दे के रखा है ना। तो अपने को निकालना है चार्ज। तो अपने को पता है C इक्वल्स टू क्या होता है? Q/V। तो Q इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? CV लिखा जा सकता है। ठीक है, C की वैल्यू पता है, V की वैल्यू हम चलिए इसकी बात करें तो इसके लिए हमने क्या माना था? V2। तो V2 इक्वल्स टू लिखते तो क्या लिखते? V2 इज इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे? 9, सॉरी उल्टा लिखे यहाँ पे, यहीं पे उल्टा लिखे, एक ही बात है। तो V1 की वैल्यू यदि हम लिखते तो यहां लिखते 9I प्लस V2 की वैल्यू लिखते तो क्या लिखते? 3I। तो यहाँ पे V2 है, V2 कितनी होगी यहाँ पे? V2 3I, क्योंकि इसी का पोटेंशियल 6 माइक्रोफैराड के लिए सेम पोटेंशियल होगा क्योंकि दोनों पैरेलल में जुड़ा हुआ है। तो यहां हो जाता अपना 3I, और I की वैल्यू 1 है, इट मीन्स 3 इंटू 1। तो V2 इक्वल्स टू कितना आता? 3 वोल्ट। तो C की वैल्यू पता है 6 माइक्रोफैराड, माइक्रो के टर्म में दिया तो रहने देते हैं, माइक्रोफैराड
इनटू V की वैल्यू 3, तो कितना हो गया 18 माइक्रो कूलम। उम्मीद करते हैं समझ में आया। छोटा सा है, एक बार हमने क्या निकाला I की वैल्यू निकाला, दूसरी बार हमने Q की वैल्यू निकाला, तो आंसर क्या हो जाएगा 18 माइक्रो कूलम। 30 का आंसर क्या हो जाएगा A। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। कह रहा है इन दिस सर्किट शो इन द फिगर E1 10 वोल्ट, E2 6 वोल्ट, ओके, एंड EMF ऑफ टू सेल्स आर, R1 इतना, R2 इतना, आर देयर इंटरनल रेसिस्टेंस, ओके, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट C एंड D। चित्र में दिखाए गए परिपथ में E1 E2 दे के रखा है, दोनों सेल या बैटरी का EMF दे के रखा है, मतलब EMF है, ओके, तथा R1 R2 आपका आंतरिक प्रतिरोध है, C और D के बीच के सेल का विभवांतर ज्ञात कीजिए। C और D, ये C ये D, ओके, इसको यदि हम अलग करके बनाते तो क्या लिखते, ये पॉइंट C से एक लगा हुआ है सेल, फिर रेसिस्टेंस, और ये अपना पॉइंट D। जो C से लगा हुआ है वो E2 है, E2 की वैल्यू है 6 वोल्ट, और जो R2 है वो अपना क्या है 1 ओम। ठीक है, तो इसके लिए आपको साइन कन्वेंशन याद होगा, इस केस में आपको पढ़ाया गया होगा। तो सेल के केस में क्या रहता है, यदि बात करें तो करंट के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। अब सेल है तो स्वाभाविक करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा। हमको जाना है C से D, मतलब उसके उल्टा जाने वाले हैं, तो हमको यहाँ पे EMF जो रखना पड़ेगा वो निगेटिव रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस क्या है ना, विभवांतर, मतलब VC, इसका यहाँ का विभवांतर, इसके कारण क्या होगा उल्टा, मतलब -6। अब यहाँ की बात करें तो यहाँ भी करंट ऐसे ही चल रही है, चल रहा है ना। तो यहाँ पे रेसिस्टेंस के केस में आप जाओगे, यदि करंट के उल्टे डायरेक्शन में जाते हो, करंट का डायरेक्शन इधर है और आप जा रहे हो मान लो उल्टा, तो उस टाइम में आपका जो पोटेंशियल होगा वो क्या होता है पॉजिटिव होता है। करंट के केस में करंट के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन जाने पे अपना क्या होता है पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, जबकि सेल के केस में सेल के उल्टा जाने पे आपको पोटेंशियल निगेटिव होता है। तो यहाँ से उल्टा जा रहे तो पॉजिटिव, तो प्लस I इंटू आर, आई कितना है यहाँ से चलो पता नहीं, I और R की वैल्यू कितनी है 1, कहाँ पहुंच गया D पे, तो इसको लिखेंगे VT के पोटेंशियल के बराबर होगा। तो यहाँ से C और D के पीछे पूछा है, तो मतलब VC, इसको इस साइड ले आओ, माइनस VD इज इक्वल्स टू, ये दोनों उस साइड जाएगा तो ये 6 उस साइड जाएगा प्लस, और ये वाला माइनस, तो 6 माइनस I, तो मतलब कह सकते हैं 6 वोल्ट से कम होगा कुछ, I की वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी ना, तो 6 वोल्ट से कम होगा, क्योंकि 6 में से कुछ कम हुआ है, तो कह सकते हैं इस केस में लेस देन 6 वोल्ट। उम्मीद करते हैं यदि ये वाला आपने पढ़ा है तो पक्का वाला इसको समझ पाएंगे कि कैसे पॉजिटिव कैसे निगेटिव, ओके। तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट बात करते हैं 40, विद्युत वाहक बल की विमा क्या होती है। तो विद्युत वाहक बल इससे पहले भी एक क्वेश्चन में था, वो क्या होता है पोटेंशियल होता है V, तो V इक्वल्स टू क्या होता है, जैसे भी निकालो उससे कोई दिक्कत नहीं, वर्क अपॉन चार्ज। वर्क का क्या होता है अपना डायमेंशन, याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से भी निकाल सकते हैं। तो ये डायमेंशन याद है तो याद होगा ML2 T-2, और चार्ज का होता है 80। इसको यदि सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे ML2 T-3 A-1, ML2 T-3 A, या सिंपल सा A लिखे, या एक जगह पे आप लोग I भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ML2 T-3 एक जगह पे क्या लिख सकते हैं I, तो आंसर क्या हो जाएगा ML2 T-3 I-1, ठीक है। तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा D। 41, टू सेल्स ऑफ EMF E1 E2, इंटरनल रेसिस्टेंस R1 R2 कनेक्टेड इन पैरेलल। जैसे यहाँ फिगर में भी दिख रहा है, दो आपके पास रेसिस्टेंस है जिसका इंटरनल रेसिस्टेंस और EMF आपको दे के रखा है। ओके, द इक्विवेलेंट EMF ऑफ द कॉम्बिनेशन इज, अब इस दोनों को हटा के एक सेल हम बनाना चाहते हैं जिसका EMF और इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होगा। तो उसके लिए आपको ग्रुपिंग ऑफ सेल के अंदर आपको ये वाला फॉर्मूला डिराइव करके दिया गया होगा, E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड R1 प्लस R2। तो ये होता है E
कह सकते हैं लो ई इक्विवेलेंट, और ये जो अपना होता है, ये डब्बे के अंदर दिख रहा है, वो होता है आर इक्विवेलेंट। तो आपसे क्या पूछ रहा है, इसके समतुल्य विद्युत वाहक बल, मतलब ई इक्विवेलेंट की वैल्यू पूछी जा रही है। तो कह सकते हैं E1 R2 प्लस E2 R1 बटे R1 प्लस R2, तो ये वाला हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो ये आपको एकदम डिराइव करके बताया गया होगा कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेल्स के केस में, तो ध्यान में रखना है। तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का, इक्का दुक्का क्वेश्चन कभी पूछा है तो ज्यादा सिर्फ इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, टू सेल्स का कॉम्बिनेशन होगा तो क्या कहानी होने वाली है, क्योंकि एक बार पूछा है। तो 41 का क्या हो जाएगा बी। 42 द मटेरियल यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटर, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है, तो हीटर किसके केस में है, हीटर अपना है, यहाँ पे देखोगे हीटिंग एलिमेंट के अंदर हीटर आने वाला है। ओके, तो इसके लिए किसका यूज करते हैं, नाइक्रोम का, तो नाइक्रोम का, बात खत्म। तो सबका याद रखेंगे, जैसे कॉपर का यूज जैसे वायर बनाने में यूज करते हैं, पाइप के लिए यूज करते हैं, प्लेटिनम का ज्वेलरी में, इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट के लिए, टंगस्टन का फिलामेंट में, नाइफ में, ड्रिल वगैरह में किसका यूज करते हैं, टंगस्टन का यूज करते हैं, तो ध्यान रखना है। तो कह सकते हैं 42 का हो जाएगा डी। चलिए 43 शोषित विद्युत ऊर्जा, एब्जॉर्ब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला अपने को पता है, ये सारे के सारे चीज जो दी गई है विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में दिया गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में फॉर्मूला क्या होता है एनर्जी का, H इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। तो H जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वी स्क्वायर के, कह सकते हैं। तो विभवांतर के वर्ग के समानुपाती। तो पहला क्या है, विभवांतर के समानुपाती, बिल्कुल नहीं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, विद क्रमानुपाती, बिल्कुल नहीं। प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर के वर्ग के समानुपाती, सही बात है। तो इजी था, फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी याद है, उसे वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी निकाल सकते हैं। तो फटाक से समझ के हर एक को करना है, पक्का वाला है कि आपको। तो इसी बात पे लाइक तो बनता है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते चलना है। तो हो गया 43 का सी। चलिए 47 व्हीटस्टोन ब्रिज कंपेयर्स, व्हीटस्टोन से तो तुलना करता है, ये तो बच्चे को पता है, किसकी तुलना करता है भैया, रेसिस्टेंस की तुलना करता है। तो कह सकते हैं प्रतिरोध का। तो 44 का क्या हो जाएगा ए। चलिए 45 व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज्ड इन मेजरिंग, व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है। तो जिस समय इसके बारे में मेनली स्टार्ट होता है तो वो कहा जाता है लो के लिए, ठीक है। लेकिन आप हर बोर्ड लो और हाई दोनों के लिए लेके चलता है, तो हम लोग भी क्या करेंगे, लो और हाई दोनों के लिए लेके चलेंगे। तो इन नॉर्मल केस में 12 तक के केस में हम लोग किसके लिए चलेंगे, इसका बोथ हाई एंड लो रेसिस्टेंस, ठीक है। तो 45 का क्या हो जाएगा सी। 46 द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, विद्युत परिपथ, किसी भी विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, किरचॉफ का फर्स्ट रूल शून्य होता है। तो कह सकते हैं 0। 46 का ए। चलिए 47 ईएमएफ ऑफ सेल इज मेजर्ड बाय, सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है, किससे मापा जाता है, सिंपल सा पोटेंशियोमीटर से। विभवांतर को विभवांतर मापी से मापेंगे, विभव मापी से। तो 47 का क्या हो जाएगा अपना डी, ये अपना सेल है, सेल। चलिए मैच द फॉलोइंग, ये 2013 में पूछा था और 4 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। मतलब ये कह सकते हैं 1 2 3 4 जैसे लिखा हुआ है, तो वहां पे क्या था, मान लो इससे पहले 48 था ना, तो ये 48 49 50 51 ऐसे करके ऑब्जेक्टिव में ही पूछा था। तो मैच द फॉलोइंग करके ये चारों ऑप्शन नहीं दिए गए थे उसके अंदर। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। ओम का नियम, ओम का नियम क्या कहता है, V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, V बाई आई इज इक्वल्स टू आर, और आर हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो V पोटेंशियल डिफरेंस, आई करंट, ये अपना आर कांस्टेंट होता है। तो यहां से इसका की कहानी किसके साथ, विभवांतर बटे धारा, पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा पहले के साथ सी। दूसरा किरचॉफ्स का नियम, किरचॉफ्स का नियम पता है क्या होता है, पहला नियम कहता है किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है,
ऊर्जा के आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पर, जबकि दूसरा नियम ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर। यहाँ कह रहा है ऊर्जा संरक्षण या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, किरचॉफ्स लॉ को फॉलो करता है। तो कह सकते हैं सिंपल सा 2 का डी। क्या इन दोनों से काम चल रहा है? फर्स्ट का सी, तो मतलब ये नहीं ये नहीं, तो ये दोनों में सेम है, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन दोनों को सेम रखे हैं। तीसरा कह रहा है फोर्स इनटू वेलोसिटी, बल गुने वेग क्या होगा? फोर्स इनटू वेलोसिटी। और यहां पे बच गया विभवांतर, विभव धारा और समय। ओके, तो फोर्स इनटू वेलोसिटी की बात करें तो इसको लिख सकते हैं फोर्स को न्यूटन, और वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं? मीटर पर सेकेंड। ठीक है। और दूसरा यदि हम बात करते हैं किलो वाट आवर को, तो अपने को ही पता है एनर्जी का यूनिट होता है, तो अपना किलो वाट आवर, किलो वाट आवर, तो ये हो जाएगा सिंपल सा, किलो का कोई यूनिट नहीं होगा, वाट का होगा जूल पर सेकेंड, और आवर का सिंपल सा कह सकते हैं, आवर भी टाइम का यूनिट है, सेकेंड कह सकते हैं, तो जूल वाट के लिए जूल पर सेकंड इंटू सेकंड, सिंपल से ये क्या इसका यूनिट होता है? जे। अब विभव इंटू धारा की बात करते हैं, तो V इक्वल्स टू क्या होता है? वर्क अपॉन चार्ज होता है। और विभव इंटू धारा मतलब इंटू सिंपल सा धारा भी तो है, कहाँ ध्यान है, इंटू करंट धारा I, तो V का होता है W/Q, और करंट का क्या होता है? I इक्वल्स टू Q/T। तो Q से Q साफ, तो यहां से क्या मिला? वर्क अपॉन टाइम। ठीक है। और यहां से भी न्यूटन मीटर को क्या लिख सकते हैं? वर्क, और सेकंड का सेकंड, वर्क अपॉन टाइम ये भी, वर्क अपॉन टाइम ये भी। तो ये कितना था? बल गुने वेग, तो ये था तीसरा, और ये है अपना पहला। तो कह सकते हैं तीसरा वाला किसके साथ जाएगा? ए के साथ। और चौथा वाला किलो वाट आवर, यदि हम बात करते हैं तो सिंपल सा किलो वाट आवर एनर्जी का वर्क का कह सकते हैं, और इसको जब आप निकालोगे विभवांतर इंटू धारा इंटू समय, तो V इंटू आई इंटू टी। तो V इंटू आई का हमने क्या निकाला? वर्क अपॉन टाइम, और टाइम का क्या हो जाएगा? T। तो T से T साफ मतलब वर्क, और वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल। तो कह सकते हैं सिंपल सा किलो वाट आवर वर्क इंटू V इंटू आई इंटू टी। तो सिंपल सा ये हो जाएगा किसका? 4 का। उम्मीद करते समझ में आया थोड़ी सी कहानी। तो हो गया पहला का C, फर्स्ट का C, दूसरा का D, तीसरा का A, चौथा का B। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो ये जितने लोग बना लिए होंगे, ठीक है, सीरियसली वाला दिल खुश हो गया। जो नहीं बना है तो उसको समझ के बनाना है। ठीक है, पहले आपको इस टाइप के क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन इसी में से कोई एक तो पूछ सकता है ना, चारों को एक साथ नहीं दे लेकिन अलग अलग तो दे सकता है। और ऐसे अपन यहाँ क्या करें, सीख रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, तो सिंपल सा है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 48 के बाद 49 की। चलिए 49 कह रहा है एक करंट फ्लोज इन ए वायर ऑफ रेसिस्टेंस 5 ओम। तो मतलब रेसिस्टेंस आपको देख के रखा है कितना? 5 ओम। ठीक है, हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 7 वोल्ट, मतलब V की वैल्यू देख के रखा है 7 वोल्ट। ओके, फॉर 20 मिनट, T इक्वल्स टू दे के रखा है 20 मिनट। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 20 इंटू 60 सेकेंड, ये हो गया 1200 सेकेंड। ओके ओके, द हीट प्रोड्यूस्ड इज, कितना उष्मा उत्पन्न होगी? 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिनका विभवांतर 7 वोल्ट है, 7 वोल्ट है ना, 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है, उत्पन्न उष्मा है, कितनी उष्मा होगी? फॉर्मूला अपने को पता है, H इक्वल्स टू क्या होता है? I स्क्वायर RT। एक फॉर्मूला ये होता है, दूसरा होता है V स्क्वायर बाई R इंटू टी। तो यहाँ पे V पता है, R पता है, T पता है, तो दूसरे वाले को लगा लेते हैं। ठीक है, वहां लिखे भी है V स्क्वायर बाई R इंटू टी। तो यहां से V स्क्वायर बाई R, V स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई R कितना? 5, और T की वैल्यू है 1200। ये हो गया 49 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 1200। ठीक है,
और तो इसको सॉल्व किया जाए तो क्या आता है, कुछ तो आएगा। इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो 1200 इंटू 49 डिवाइडेड बाई 5, ये आ जाता है 11760। और हमने क्या निकाला, हीट, जूल। ये किस में आया, क्या कि सारा चीज हम एसआई सिस्टम में लिए हैं तो जूल में आएगा, हमको कैलोरी में बदलना है तो 4.2 से डिवाइड करना पड़ेगा। इस फॉर्मूले को याद रखोगे, यदि ये जो अपना है ये जूल में देगा और ये जो अपना है वो किस में देगा, कैलोरी में देगा। 4.2 से आप डिवाइड कर दोगे तो आ जाते हैं अपनी कहानी में। H इक्वल्स टू कितना है 11760 जूल, इसको डिवाइड कर दिए 4.2 से तो ये किस में आ जाएगा, कैलोरी में। तो डिवाइडेड बाई 4.2 तो ये एक्यूरेट आ जाएगा 2800 कैलोरी। तो 2800 कैलोरी, मतलब फॉर्मूला वही है, सिर्फ क्या करना है, कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए थोड़ा सा स्पेशल दे दिया। तो 49 का क्या हो गया, डी। नेक्स्ट बात करते हैं 50 का। क्या रहा है, एक करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्लोज इन ए वायर फॉर 10 सेकंड, मतलब करंट आई की वैल्यू आपको दे दिया गया है कितना, 10 एम्पियर, और टाइम देख के रखा है कितना सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए। ओके, इफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर इज 15 वोल्ट, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी आपको देख के रखा है 15 वोल्ट। ओके, तो वर्क डन विल बी, एक 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकंड तक प्रवाहित होती है, यदि तार का विभवांतर 15 वोल्ट हो तो किया गया कार्य क्या होगा, किया गया कार्य, आप हीट कहिए या कार्य कहिए, सबके लिए सेम फॉर्मूला I² RT। ठीक है, तो I², I पता है, R नहीं पता है, V पता है, इसका दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, अभी जस्ट लिखे थे V² R, और कैसे आया था ये भी लिखे थे, V² R इंटू T। अब यहां पे देखते हैं, V पता है, R इसमें भी नहीं पता। एक तीसरा फॉर्मूला भी हम लोग लिख सकते हैं, इसको देखो I² RT, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं I इंटू R इंटू I इंटू T लिख सकते हैं। तो I इंटू R क्या होता है, V इक्वल्स टू I इंटू R, तो इसको हम लिख सकते हैं VIT। अब देखते हैं, V भी पता है, I भी पता है, T भी पता है, बात खत्म। तो इस वाले फॉर्मूले को यूज करना, वहां डब्बे में भी लिखे हैं VIT भी का ही फॉर्मूला, तीनों फॉर्मूला याद रखेंगे, एक ये और तीसरा ये, याद नहीं रखना है, मतलब I² RT को सिर्फ याद रखना है, बाकी सबको कन्वर्ट करने आना चाहिए। तो चलिए लगाते हैं वर्क का फॉर्मूला के लिए, क्या लगाएंगे, VIT, VIP रहता तो कितना अच्छा लगता, I की वैल्यू 10 और T की वैल्यू कितनी, ये भी अपना 10 ही है ना, हाँ, तो कितना हो गया 1500, और वर्क है या एनर्जी है, सबका यूनिट क्या होता है, जूल, तो जूल, तो 1500 जूल, इजी था। ठीक है, तो कह सकते हैं 50 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या रहा है, द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ ए हेल्दी मैन, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध 1000 से 10,000 तक के लिए होता है, तो कह सकते हैं सिंपल सा 10,000। स्वस्थ है बॉडी, देखिए, तो 51 का क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट 52, a cell of EMF 1.5 volt is connected with an ammeter of resistance इतना, if the current in the circuit is 2 ampere, the internal resistance of this cell। कह रहा है एक 0.05 प्रतिरोध वाले एमीटर को 1 वोल्ट विद्युत वाहक बल के सेल से जोड़ा जाता है। ठीक है, अगर 2 एम्पियर की धारा परिपथ में बहती है तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा। चलिए तो सबसे पहले एक सेल बनाते हैं, इसका आंतरिक प्रतिरोध ये हो गया इंटरनल रेसिस्टेंस, और क्या कह रहा है, इसका दे के रखा है 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, और ये मान लो इंटरनल रेसिस्टेंस इसका क्या है, स्मॉल r है। ओके, तो इतना प्रतिरोध 2.5 ओम प्रतिरोध वाले एमीटर को इतना, इसको किसके साथ जोड़ा गया है, एक एमीटर के साथ। ठीक है, जोड़ दिए, और इसका प्रतिरोध देख के रखा है
0.05, चलिए इसको हम R मान लेते हैं, ओम। ओके, जो आ जाता है, अगर इतना एम्पियर की धारा परिपथ में बहती है तो कितने एम्पियर की धारा बह रही है? 2 एम्पियर की। तो I, और I की वैल्यू कितनी है? I बराबर कितना है? 2 एम्पियर। ओके, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा? तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध पूछा जा रहा है, तो सिंपल सा कह सकते हैं, ये दोनों कैसे जुड़ा हुआ है? एम्पियर वाला और इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों कैसे जुड़ा हुआ है? सीरीज में जुड़ा हुआ है, सीरीज में ही ना जुड़ा हुआ है। तो सीरीज के केस में कौन चेंज होता है? पोटेंशियल। तो इससे पहले इसको मेरी ऐसा भी चाहते तो बना सकते थे ना, सिर्फ भावनाओं को दिखा रहे हैं, ऐसा ऐसा ऐसा, एक रेसिस्टेंस ये R, दूसरा रेसिस्टेंस ये एमीटर वाला, कर सकते थे। तो यहां से क्या होता? तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है, इसकी और इसके पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा, तो मतलब दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस के सम के बराबर होगा। और तो इसको हम लिख सकते हैं V इज इक्वल्स टू I इंटू R प्लस I इंटू कैपिटल R। तो V कितना दिया है? 1.5। I की वैल्यू कितनी दी गई है? 2 एम्पियर, और स्मॉल r तो पूछ रहा है, तो 2 इंटू R प्लस 2 इंटू कैपिटल R की वैल्यू दे के रखा है 0.05। यहां से ये अपना हो जाएगा 1.5 इज इक्वल्स टू 2R, और प्लस ये हो जाएगा 0.1, यही होगा ना? होगा। तो 2R इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1.5 माइनस 0.1, इट मीन्स 1.4, ये 2R के बराबर। तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1.4 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 0.7 ओम। तो 0.7 ओम, ठीक है। तो पहले सेल से पूछे जाते थे, अब सेल से क्या हुई कहानी, नहीं के बराबर पूछा था। आज के डेट में क्वेश्चन काफी इजी हो गए, तो इसलिए हम कहते हैं बार बार कि क्वेश्चन बैंक को रगड़ के पढ़िए, ठीक है। यदि और थोड़ा अच्छे से कॉन्सेप्ट की मतलब आना चाहते हैं, तो जो क्रैश कोर्स का अभी आपको बताए थे वीडियो में, उसको आप परचेज करना चाहे कर सकते हैं। 499 बहुत ज्यादा नहीं होता है, इतना एफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि एक साल आप पढ़ते हो तो थोड़ा सा उसमें क्या है, फास्ट चलेगा, मैक्सिमम उन टॉपिकों को कवर किया जाएगा जो आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इतना है कि यदि कुछ भी नहीं आता है तो भी वहां पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ तो जरूर सीखोगे। और टाइम वहां पे कम आपको देना है, तो स्वाभाविक सी बात है, मान के चलिए ना, रेगुलर आपके वीडियो वहां आएंगे और 1 घंटे के आसपास हर एक चैप्टर को कोशिश रहेगी मैक्सिमम 10 वीडियो के अंदर कवर किया जाए। तो मतलब मैक्सिमम कोई वीडियो होगा 1 घंटे का, 1.25 घंटे का, या उससे कम का, या मैक्सिमम 1.5 घंटे का कोई वीडियो हो सकता है। तो इसलिए यदि अच्छा लग रहा है तो बताइए कमेंट करके कि कैसा रहा करंट इलेक्ट्रिसिटी का वीडियो। ओके, तो 52 हो गया, 52 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 बल्ब्स कंज्यूम सेम पावर व्हेन ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट एंड 300 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। तो केस आपको एक दे दिया गया है जिसमें कह रहा है, चलिए एक केस कह रहा है जिसमें आपको 2 बल्ब है और सेम पावर कंज्यूम कर रहा है, मतलब P1 इज इक्वल्स टू P2 इज इक्वल्स टू P कह रहा है। और जब ये ऑपरेट करता है कितने वोल्ट पे? 200 वोल्ट एंड 300 वोल्ट, मतलब कह सकते हैं V1 इज इक्वल्स टू 200 वोल्ट और V2 इज इक्वल्स टू 300 वोल्ट। ये पहला कंडीशन का है। ओके, तो कह रहा है व्हेन दीज 2 बल्ब्स आर कंज्यूम कनेक्टेड इन सीरीज, यदि उनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाए अक्रॉस ए डीसी सोर्स ऑफ 500 वोल्ट, देन द एंड ऑफ द 2 बल्ब्स, उसके भी कह रहा है कि उसके बाद एंड ऑफ द बल्ब कह सकते हैं 2 बल्ब क्रमशः 200 वोल्ट और 300 वोल्ट पर समान शक्ति का उपयोग करते हैं, ठीक है। इन दोनों बल्बों को 500 वोल्ट के दिश धारा पर विद्युत स्रोत से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो दोनों बल्बों के दोनों छोरों पर क्या होगा? विभवांतर का अनुपात क्या होगा और शक्तियों का अनुपात क्या होगा, ये पूछा है। तो इस कंडीशन से हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग को क्या पता है? P इक्वल्स टू V² बाई R। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं? R इज इक्वल्स टू V² बाई P। तो यहां से और लिखना चाहते हैं, चूंकि P हमारा क्या है इस केस के, फर्स्ट केस के लिए कांस्टेंट है, तो हम यहां से लिख सकते हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V²। यहां से हम लोग निकालना चाहते हैं तो R1 बाई R2 इक्वल्स टू क्या लिखते? V1 का स्क्वायर बाई V2 का
स्क्वायर। तो V1 कितना दिया है 200 और V2 कितना दिया है 300 का होल स्क्वायर। तो लड्डू 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 लड्डू, तो ये हो जाएगा 4/9। R1/R2 इससे निकालिए। नेक्स्ट क्या करें, दोनों को कनेक्ट किस में किया गया, सीरीज में। ठीक है, तो केस 2 की बात करें, केस 1, तो हम लोग क्या जानते हैं, सीरीज के केस में क्या सेम रहता है, करंट सेम रहता है। तो V इज इक्वल टू क्या होता है I इंटू R। तो I क्या है, सीरीज केस में दोनों के लिए सेम रहेगा, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या कह सकते हैं R। तो V1/V2 इज इक्वल टू लिखते तो क्या लिखते R1/R2, और R1/R2 जस्ट निकालने कितना है 4/9। तो कह सकते हैं V1/V2 विभवांतर का अनुपात कितना होगा, अनुपात 4/9। यहां तक ठीक है। तो ये 2010 में उस टाइम में एक से ज्यादा भी आंसर सही था। दूसरा कह रहा है कि पावर के टर्म में पूछा जा रहा है, तो पावर हम लोग को पता है P इक्वल्स टू क्या होता है I² R, यही होता है ना, पावर वर्क रेंज एंड पावर I² RT, T से डिवाइड कर दिया R² I। तो यहां से लिखते तो P जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, चूंकि ये सीरीज में लगा हुआ है, ठीक है, श्रेणी क्रम में लगा हुआ, तो I की वैल्यू सेम। तो यहां से कहते हैं P प्रोपोर्शनल होगा किसके, R के। तो P1/P2 इज इक्वल्स टू R1/R2। तो R1/R2 ऑलरेडी निकाल चुके हैं 4/9। तो P1/P2 का भी रेशियो क्या होगा 4/9 का, तो रेशियो ऑफ पावर कंज्यूम्ड विल बी 4/9। तो इसके दो ऑप्शन सही होंगे, एक ऑप्शन बी और एक ऑप्शन सी। एक्सपेक्ट करते हैं समझ में आया। पहले केस से हमने R1/R2 का रेशियो निकाल लिया, दूसरे वाले केस में आ गए जिसमें कह रहा है सीरीज में जुड़ा हुआ, तो उस केस में करंट अपना क्या होगा, सेम रहेगा। तो V इक्वल्स टू ओम्स का नियम से V इक्वल्स टू I इंटू R से हमने V1/V2 निकाल लिया, और P इक्वल्स टू I² R से हम लोग क्या निकालिए कि P1/P2 इक्वल्स टू 4/9। तो दो ऑप्शन इसके क्या थे, सही थे। तो यदि दोबारा रिपीट टेलीकास्ट करता है तो आपको एक ही ऑप्शन को सही देगा, तो एक को कुछ और करेगा। ठीक है, तो 53 का क्या हो जाएगा, बी एंड सी। चलिए नेक्स्ट क्या रहा है, तो इस टाइप का अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं गया, लेकिन पूछने के चांसेस। तो पिछला वाला यदि आप वीडियो देखोगे तो उसमें भी इस क्वेश्चन को हमने रखा था, अभी तक पूछा नहीं, लेकिन इजीएस्ट क्वेश्चंस में आते हैं। तो क्या रहा है, चित्रानुसार प्रतिरोध x का मान, तो इसको निकालने का सबसे आसान तरीका xy कितना सेंटीमीटर के लिए है 40 सेंटीमीटर पे, 40 इज इक्वल्स टू इसका रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाय 60। तो ये से ये साफ हो गया, तो x इक्वल पूरा का पूरा ही साफ हो जाएगा ना 60/6। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 40 ओम। तो 40 ओम एकदम, यदि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन कह सकते हैं। रेसिस्टेंस डिस्टेंस, रेसिस्टेंस डिस्टेंस, दोनों का क्या करना है, रेशियो निकाल दिया, सॉल्व कर दिया। ऑलरेडी आपको मीटर ब्रिज के अंदर आपको ये पढ़ना है। तो 54 का क्या हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि पसंद आया, ठीक है, पसंद उम्मीद तो करते हैं कि अच्छे से समझा पाए होंगे, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए। आप लोग कमेंट नहीं करते यार, कमेंट करके ठीक है, लाइक करने से तो मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है कि चलो इंटरेस्ट है। अभी जैसे देख रहे हो आप लोग इंटरेस्ट कम दिखा रहे हो, वीडियो भी कम आ रहा है। आप लोग इंटरेस्ट दिखाओगे तब तो मोटिवेशन मिलेगा, कुछ मतलब जोश। तो इसलिए थोड़ा सा आप भी कम से कम लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि चैनल का रीच बढ़े, ठीक है, हमें भी काम करने में मजा आए और अच्छे से काम करें। तो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, धन्यवाद।